Hello everyone and welcome back to my channel. आज के लेक्चर में we are going to talk about one of the most important essays literary criticism के अंदर and that is tradition and the individual talent है ना. And when was this essay published? सबसे पहले it was published in 1919, something that you have to remember. Now I know that बहुत सारे स्टूडेंट्स जब इस ऐसे को पढ़ते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत कंफ्यूजिंग लगता है ना. बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे फॉर यू इज दैट हम लोग इनके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है यहाँ पर उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे एंड यूल रियलाइज के ऐसे इज गोइंग टू बिकम रियली ईजी for you to understand. Okay, and in this idea what we are going to cover is that we are going to talk about Eliot's idea of tradition. We are going to talk about the historical sense, the relationship between the past and the present literature, and the impersonal theory of poetry, and finally जो Eliot के views थे literary criticism के ऊपर. Fine, तो start करते हैं essay के साथ. Now, before Eliot wrote this essay, you have to understand कि बहुत सारे जो critics थे ना उनका ये मानना था कि जो originality है वो एक सबसे important quality होती है एक poet के लिए. ठीक है, that is the most important quality of a poet. Fine. Now people often praised poets for being unique. लोग कब praise करते थे poets को? For being unique, अलग होने के लिए, different होने के लिए and completely independent from earlier writers. तो common assumption उस time पर ये था, बहुत simple था कि if a poet looks different from previous poets, तो उसका मतलब क्या है कि वो बहुत great poet है ना. अगर वो पहले जो आए poets हैं उनसे अगर वो अलग है then he is a very great poet. Okay, तो एलियट जो है he strongly disagrees with this idea. उनके हिसाब से no great poet exists in isolation. ऐसा नहीं है कि जो great poet कोई भी होगा वो कभी भी isolation में exist नहीं करता. किसी भी राइटर को आप you cannot understand them completely on their own, कि सिर्फ आप उनको पढ़ रहे हो और किसी को नहीं कर रहे, that is not really possible. हर पोएट एक लॉन्ग लिटरेरी ट्रेडिशन को बिलोंग करता है और जो भी ग्रेटेस्ट पोएट्स होते हैं ना दे आर दोज जो कि ये समझ इस ट्रेडिशन को बहुत अच्छे से समझते हैं. दोज आर द ग्रेटेस्ट पोएट्स. दैट इज व्हाट ही सेज एंड यही इस ऐसे का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट भी है. राइट, अब सबसे पहले तो हमें समझना होगा दैट व्हाट एलियट मीन्स बाय दिस वर्ड ट्रेडिशन. फाइन, तो जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं ना ट्रेडिशन, सबसे पहले व्हाट डू वी थिंक अबाउट? हम सोचते हैं कस्टम्स के बारे में, रिचुअल्स के बारे में, हैबिट्स और प्रैक्टिसेस के बारे में जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास डाउन किया जाता है. बट एलियट is not talking about tradition in this particular sense. Okay, that is not what he is talking about. He is not referring to customs and rituals and social practices. यहाँ पर एलियट इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट लिटरेरी ट्रेडिशन. रिमेंबर दैट, वो लिटरेरी ट्रेडिशन के बारे में बात करते हैं. ऐसे के बिगनिंग में एलियट ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो इंग्लिश क्रिटिक्स थे ना वो यूजुअली ट्रेडिशन वाले वर्ड को नेगेटिव वे में इस्तेमाल करते थे. ओके, दैट दे वुड यूज दैट इन अ नेगेटिव सेंस. दे वुड यूज द वर्ड नेगेटिवली. ओके, नाउ व्हेन समवन सेज दैट अ राइटर इज ट्रेडिशनल, तो उसका क्या मतलब होता था कि जो राइटर है वो ओल्ड फैशन है, वो अनओरिजिनल है, या फिर वो सिर्फ दूसरों को कॉपी कर रहा है. एंड एलियट कहते हैं कि ये जो एटीट्यूड है ना ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है. उनके हिसाब से ट्रेडिशन is not something negative. Okay, in fact he says कि tradition जो है वो is one of the most valuable qualities that a writer can possess. That is what he says, कि it is one of the most valuable qualities that a writer can possess. Now ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं होता कि आप ब्लाइंडली अर्लियर जो पहले के जो राइटर्स हैं उनको कॉपी कर रहे हो. ही सेज दैट दिस इज नॉट व्हाट ट्रेडिशन इज. ओके, तो ट्रेडिशन को डिफाइन करने से पहले एलियट क्या कर रहे हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ट्रेडिशन क्या नहीं होता. तो वो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, ट्रेडिशन का मतलब नहीं है कि आप बाकी राइटर्स को, पहले वाले राइटर्स को ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हो. उसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप जो ओल्ड स्टाइल्स है उनको रिपीट कर रहे हो. ना ही उसका ये मतलब है कि जो आप फेमस पोएट्स हैं उनको इमिटेट कर रहे हो विदाउट एनी क्रिएटिविटी. तो अगर एक राइटर सिर्फ पहली वाली जनरेशन को सिर्फ कॉपी कर रहा है, ओके, तो जो रिजल्ट जो वो लिटरेचर लिखेगा ना वो बहुत बोरिंग और लाइफलेस होगा. और एलियट कहते हैं कि नॉवेल्टी इज ऑलवेज बेटर देन रेपिटेशन. ठीक है, कि रिपीट करने से बेटर है कि आप कुछ नया लिख रहे हो. तो ट्रेडिशन को आप इमिटेशन के साथ कंफ्यूज नहीं करोगे. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग एंड रिमेंबर दिस पॉइंट इवन फॉर द एग्जाम के ट्रेडिशन शुड नेवर बी कंफ्यूज्ड विद इमिटेशन. राइट, नाउ ही सेज कि जो
एज एन एलियट सेज कि जो ट्रेडिशन है आप उसको ऑटोमेटिकली इनहेरिट नहीं कर लेते हो जस्ट बिकॉज कि आप एक किसी पर्टिकुलर कल्चर को बिलोंग करते हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेडिशन भी पोजेस करते हो, ठीक है। ट्रेडिशन ही सेज इज समथिंग दैट इज टू बी अर्नड, कि एक राइटर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको अक्वायर करने के लिए, कि उनको लिटरेचर को बहुत सीरियसली स्टडी करना पड़ता है, कि उनको बहुत पढ़ना पड़ता है, दे मस्ट रीड वाइडली एंड दे मस्ट अंडरस्टैंड कि जो पहली वाली जनरेशन की अचीवमेंट्स रही हैं उनको भी उन्हें समझना चाहिए, ठीक है। एंड तभी only then can they become part of the literary tradition, okay। किसके थ्रू? intellectual labor के थ्रू can a writer become a part of the literary tradition। तो एलियट के हिसाब से ट्रेडिशन इज समथिंग जो कि डिसिप्लिन से आता है, स्टडी से आता है, इंटेलेक्चुअल एफर्ट से आता है, ओके। नाउ if this is helping you understand better, imagine having this clarity for every writer, every topic, and every question that matters. That's exactly what I've created at theankitajain.com, a system for literature students who want to stop feeling lost and start feeling in control. When you join my online course, you will get audio-video lectures that you can listen to anywhere, anytime, crisp exam-ready notes for each and every lecture, chronologies where I provide detailed lists of the works of all writers and theorists year-wise, and this makes the learning a lot more organized. Infographics that catch the eye, helping you to remember things visually, previous year questions all sorted by author and topic so you never study nor revise blindly, and most important of all, my one-to-one guidance, always in touch with you, motivating you. Everything in one place, designed to save your time and sharpen your focus. So what are you waiting for? Visit www.theankitajain.com, download our app, the Ankita Jain app on Play Store to access free study material and mock tests. Also join us on Instagram, Telegram, and join our WhatsApp group as well. Or you can just call or WhatsApp me directly at the number on the screen. When you're serious about cracking the exam, you don't need more content. You need a coach, a mentor who helps you make sense of it all. That's what I'm here for, and that's what I promise you. We come to one of the most famous concepts इस essay के अंदर, and that is the historical sense. तो एलियट believes कि हर mature poet को ना historical sense develop करना चाहिए, और उसके बिना genuine literary achievement impossible है। बट हिस्टोरिकल सेंस होता क्या है? कहना क्या चाहते हो भाई? तो हिस्टोरिकल सेंस का मतलब है दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कि जो पास्ट है वो प्रेजेंट से डिफरेंट है, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड कि जो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द पास्ट स्टिल रिमेन्स अलाइव इन द प्रेजेंट। इन अदर वर्ड्स, एक राइटर को should not treat literature as a collection of dead text, कि भैया टेक्स्ट तो अब नहीं रहे ना, तो you should not treat literature like that. A writer should not treat literature like that. Instead, they should see literature as a living tradition that continues across centuries, okay? They should see it as a living tradition rather than as a collection of dead text. They should see literature as a living tradition that continues across centuries, okay? So, according to Eliot, all of European literature exists simultaneously, from Homer in ancient Greece to modern writers, okay? Everything forms a continuous order. एक ग्रेट राइटर जो होता है वो इस पूरे ट्रेडिशन से कनेक्टेड फील करता है, और ये जो अवेयरनेस है, इस अवेयरनेस को एलियट कहते हैं दैट दिस इज व्हाट हिस्टोरिकल सेंस इज, ओके। इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट है, ठीक है, हु ओनली रीड्स कंटेम्प्ररी नॉवेल्स, ओके, तो उस स्टूडेंट को करंट ट्रेंड्स के बारे में मालूम होगा, बट देन दे लैक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लार्जर लिटरेरी ट्रेडिशन, फाइन। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा स्टूडेंट जिसने होमर को पढ़ रखा है, वर्जिल, दांते, शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, जितने भी ग्रेट राइटर्स है, मॉडर्न राइटर्स है, ही हैज रेड दैट,
ओके नाउ ये जो स्टूडेंट है ना ही कैन सी कनेक्शंस अक्रॉस सेंचुरीज ओके एंड दे अंडरस्टैंड ये वाला जो स्टूडेंट होगा ही विल अंडरस्टैंड कि आइडियाज कैसे इवॉल्व करते हैं ही विल अंडरस्टैंड कि जो राइटर्स कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं तो एलियट के अकॉर्डिंग ये जो दूसरा वाला स्टूडेंट है दे पोजेस हिस्टोरिकल सेंस okay he says that this second student is the one who will possess historical sense. So similarly a poet with historical sense writes not only for their own generation but he's somebody who's also in conversation with the entire literary past. This is again what Eliot is saying, okay, that great poets they are in conversation with the entire literary past. Fine. Now we arrive at one of Eliot's most revolutionary ideas and that is कि सी ज्यादातर लोग जो है ना वो ये मानते हैं कि जो पास्ट है वो प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करता है एंड दैट सीम्स प्रिटी ऑब्वियस है ना कि हाँ भाई करता है क्योंकि जो शेक्सपियर है फॉर एग्जांपल उन्होंने लेटर प्ले राइट्स को इन्फ्लुएंस किया तो ठीक है मिल्टन ने रोमांटिक पोएट्स को इन्फ्लुएंस किया तो पास्ट शेप्स द फ्यूचर एलियट इससे अग्री करते हैं पर ही ऑल्सो एड्स समथिंग ओके एंड ही सेज कि जो प्रेजेंट है वो भी पास्ट को चेंज करता है अब जब आप पहले सुनते हो ना तो इस वाली चीज को बहुत अजीब सी लगती है ये चीज सुनने के लिए है ना कि भाई प्रेजेंट कैसे पास्ट को चेंज कर सकता है हाउ कैन द प्रेजेंट चेंज समथिंग जो कि ऑलरेडी हो चुका है तो उनके इस आर्ग्यूमेंट को समझते हैं यहाँ पे ठीक है नाउ अंडरस्टैंड दिस विद दिस लाइब्रेरी एनालॉजी दैट ही गिव्स कि इमेजिन कीजिए कि जितने भी ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर है ना उनको आपने एक परफेक्ट लाइब्रेरी में अरेंज करके रखा है तो हर वर्क का एक स्पेसिफिक पोजीशन है एंड सब कुछ बहुत बैलेंस लगता है नाउ इमेजिन कि एक जेन्युइनली ग्रेट न्यू वर्क इस लाइब्रेरी में एंटर करता है अब ये जो नया वर्क आया है वो सिंपली ऐसे नहीं है कि उसके लिए एक एम्प्टी स्पेस था और उसने आके उसको ऑक्यूपाई कर लिया इंस्टेड वो क्या करता है कि वो जो नया वर्क आया ना इट चेंजेस द रिलेशनशिप्स अमंग ऑल एग्जिस्टिंग वर्क्स जो रीडर्स हैं दे स्टार्ट टू सी ओल्डर टेक्स्ट डिफरेंटली नए नए इंटरप्रिटेशंस एमर्ज करने लगते हैं एंड कनेक्शंस बिकम विजिबल जो कि पहले नहीं नोटिस किए गए थे तो एज अ रिजल्ट जो एंटायर लिटरेरी ऑर्डर है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है एंड दिस इज व्हाट ही मीन्स जब वो कहते हैं ना कि द प्रेजेंट ऑल्टर्स द पास्ट ठीक है कि पास्ट इन्फ्लुएंसेस द प्रेजेंट but the present also reshapes our understanding of the past. This is what he says. Okay. Now, according to Eliot, जो relationship है old और new literature के बीच में वो बहुत dynamic होता है. Okay. एक नए work को that must be judged against earlier works. At the same time, जो पहले वाले works हैं, they gain new meanings through the arrival of new works. और ये जो है ना, it creates an ongoing dialogue between the past and the present. इसलिए जो literary tradition है वो static नहीं है, it's dynamic, it's constantly evolving. That is what he says, right? Now we come to the second part, that is the impersonal theory of poetry, okay, and this is the second major section of the essay, and यहाँ पर he introduces his very famous impersonal theory of poetry. This is something which has been asked in the paper as well in various examinations. Now ये जो theory है, the impersonal theory of poetry, this actually became one of the most influential ideas in 20th century literary criticism, okay, and इसको समझने के लिए वी नीड टू रिमेम्बर द लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट के एलियट से पहले ना जो रोमांटिक पोएट्स थे जैसे कि वर्ड्सवर्थ हो गए ही वुड एम्फसाइज पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस राइट एंड पोएट्री को कैसे देखा जाता था इट वाज व्यूड एज सेल्फ एक्सप्रेशन कि आपका जो खुद का सेल्फ है आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो जो आपके इनर थॉट्स है आपकी फीलिंग्स है कि जो पोएट की पर्सनालिटी है इट ऑक्यूपाइड द सेंटर ऑफ अटेंशन एंड एलियट he rejects this approach. Okay, he challenges this view completely. Fine. Now, Eliot ये argue करते हैं कि जो great poetry है ना, it is not created by expressing personal emotions. Great poetry is not produced through self-expression. Instead, poet को अपनी personal ego को surrender करना होता है. Okay, they must surrender their personal ego and vanity. Fine. The artist must continuously move away from self-centered expression. Eliot के हिसाब से artistic growth self-sacrifice involve करती है. It requires self-sacrifice. Artistic growth के लिए self का sacrifice करना बहुत important है. The poet gradually gives up vanity and he becomes devoted to the demands of the art itself. He says कि जो poet है ना वो gradually
अपनी पर्सनल वैनिटी को गिव अप करता है एंड ही बिकम्स डिवोटेड टू द डिमांड्स ऑफ आर्ट इटसेल्फ। और इस प्रोसेस को इस डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, जहां पे जो पोएट है ही बिकम्स लेस इंपॉर्टेंट और जो पोएम है दैट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। फाइन। नाउ एलियट सेज कि जो पोएट है ना उसको सिर्फ अपने पर्सनल अपने प्राइवेट एक्सपीरियंस पे नहीं फोकस करना चाहिए। इंस्टेड दे शुड कनेक्ट देमसेल्व्स टू द ब्रॉडर कल्चरल ट्रेडिशन। जो इंडिविजुअल माइंड है वो बहुत लिमिटेड होता है ना, पर जो कलेक्टिव ट्रेडिशन लिटरेरी ट्रेडिशन है वो बहुत बड़ा है, बहुत रिच है। इसलिए जो पोएट है उसको इस बड़े जो इस इतना लार्जर लिटरेरी ट्रेडिशन है उससे सीखना चाहिए, और तभी ग्रेट आर्ट एमर्ज कर सकता है। ओके, ग्रेट पोएट्री एमर्जेस when writers engage with this broader tradition. Fine, this is what he says. Now इस थ्योरी को अपनी एक्सप्लेन करने के लिए एलियट एक बहुत फेमस साइंटिफिक एग्जांपल देते हैं, एंड अगेन दिस इज अ वेरी वेरी फेमस एग्जांपल दैट ही गिव्स, सो रिमेंबर दैट। नाउ अगेन समथिंग जो कि एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछते हैं। नाउ इमेजिन कीजिए कि एक ना केमिकल चेम्बर है, लाइक रूम टाइप का एक केमिकल चेम्बर है जहां पर ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड दो गैसेस होती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड ये है, ठीक है, एंड कुछ नहीं हो रहा है उस चेम्बर में, ये दोनों गैसेस है, नथिंग हैपेंस। नाउ वहां पर आपने एक छोटा सा प्लैटिनम का पीस इंट्रोड्यूस कर दिया एंड इमीडिएटली यू विल फाइंड कि एक केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। ओके, जो गैसेस हैं दे विल कंबाइन एंड दे विल प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस, बट जो प्लैटिनम है वो खुद कुछ नहीं चेंज आएगा उसके अंदर, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो उसने क्या किया प्लैटिनम ने, उसने रिएक्शन को होने के लिए उसको हेल्प किया कि रिएक्शन हो सके, पर वो खुद उस रिएक्शन का पार्ट नहीं बना, वो खुद उस फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बना, है ना। तो जो एलियट है ना वो पोएट के माइंड को इस प्लैटिनम के साथ कंपेयर करते हैं। रिमेंबर दिस इज अ वेरी वेरी फेमस एनालॉजी, यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो क्या कह रहे हैं एलियट यहाँ पे कि जो पोएट का माइंड है दैट इज लाइक अ कैटलिस्ट। वो क्या कर रहा है, पोएट का माइंड अलग अलग इमोशंस को, फीलिंग्स को, इंप्रेशंस को, एक्सपीरियंसेस को, इन सबको वो कंबाइन कर रहा है। ओके, द पोएट्स माइंड कंबाइंस ऑल दीज इमोशंस एंड इंप्रेशंस एंड एक्सपीरियंसेस, राइट। और ये सारे एलिमेंट्स मर्ज करते हैं एंड दे क्रिएट अ पोएम। पर जो पोएट की पर्सनल आइडेंटिटी है वो फाइनल वर्क को नहीं डोमिनेट करनी चाहिए। पोएट की पर्सनल आइडेंटिटी, ओके, कि जैसे जस्ट लाइक जो प्लैटिनम था वो अलग रहा था ना केमिकल प्रोडक्ट से, तो जो पोएट है ही मस्ट ऑल्सो रिमेन सेपरेट फ्रॉम द पोएम। पोएम जो है इट्स नॉट अ डायरेक्ट रिकॉर्ड ऑफ द पोएट्स पर्सनल लाइफ, ठीक है। ये भैया जो हमारी लाइफ में चल रहा था ये नहीं कि वो हमने अपनी पोएम में उतार दिया, तो पोएम पर्सनल लाइफ का, पोएट की पर्सनल लाइफ का रिकॉर्ड नहीं है। इंस्टेड पोएम जो है वो बहुत केयरफुली क्राफ्ट किया, बहुत केयरफुली क्रिएट किया हुआ आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर है, और यही दिस इज द एसेंस ऑफ एलियट्स इम्पर्सनल थ्योरी। फाइन, मूविंग ऑन। एलियट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ पोएट, ठीक है। तो पहला वाला, remember this, he's differentiating between two aspects of a poet, and the first is the ordinary human being जो पेन, जो हैप्पीनेस, फियर और लव को और डिसअपॉइंटमेंट को एक्सपीरियंस करता है, दैट इज द ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। एंड सेकंड इज द आर्टिस्टिक माइंड जो कि एक्सपीरियंसेस को लिटरेचर में ट्रांसफॉर्म कर देता है, ठीक है। एलियट के हिसाब से जो द मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट, जितना आर्टिस्ट परफेक्ट होगा, द ग्रेटर द सेपरेशन बिटवीन दीज टू एस्पेक्ट्स, ठीक है। जितना ग्रेट आर्टिस्ट है उतना वो इन दोनों एस्पेक्ट्स को सेपरेट कर पाएगा। फाइन, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि जो सफरिंग इंडिविजुअल है और जो क्रिएटिव माइंड है उसको कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए, दे शुड नॉट बी कंफ्यूज। जो ग्रेट पोएट्स होते हैं ना वो एक्सपीरियंस को आर्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं विदाउट सिंपली रिप्रोड्यूसिंग पर्सनल इमोशंस। ऐसा नहीं कि जो भी मैं गो थ्रू कर रही थी उसको बस मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया पोइट्री के अंदर, नो, ही सेइंग कि जो ग्रेट पोएट्स होते हैं वो एक्सपीरियंस को आर्ट में ट्रांसफॉर्म जरूर करते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि पर्सनल इमोशंस को वहां पर जाके रिप्रोड्यूस कर दिया। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, ओके, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, right? Now, Eliot also distinguishes between emotions and feelings. That is also something that he distinguishes between. Emotions, he says कि जो emotions होते हैं ना, they are major experiences, जैसे कि love and anger and grief और fear, ये सारे जो होते हैं वो emotions के अंडर आता है, ठीक है। love, anger, grief and fear. फीलिंग्स जो होती है ना
they consist of smaller impressions which are connected to words and images and memories. ठीक है, पोएम जो है इट कैन एमर्ज फ्रॉम वन स्ट्रॉन्ग इमोशन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है उससे भी पोएम एमर्ज कर सकती है। बहुत सारे आप अलग अलग इमोशंस को कंबाइन कर दो, पोएट्री वहां से भी एमर्ज कर सकती है। और जो पोएट है वो पोएट्री है, इट कैन ऑल्सो एमर्ज फ्रॉम फीलिंग्स, वहां से भी एमर्ज कर सकती है। तो कोई भी फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है पोएटिक क्रिएशन के लिए। मैटर क्या कर रहा है, what matters is the artistic fusion of these elements। ठीक है, तो वो मैटर करता है कि आर्टिस्टिकली आपने उसको फ्यूज कैसे किया है इन सारे एलिमेंट्स को, दैट इज व्हाट मैटर्स। कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है कि इमोशन से ही पोइट्री आएगा या फिर फीलिंग से ही पोइट्री आएगी, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट। नाउ एंड what he's saying right now, this leads Eliot to another important conclusion कि एक पोएट की पर्सनल लाइफ इज नॉट द की टू अंडरस्टैंडिंग देयर पोएट्री, कि पोएट की पर्सनल लाइफ से आप उनकी पोएट्री को नहीं समझ सकते हो, दैट इज नॉट द की टू अंडरस्टैंडिंग देयर पोएट्री। एंड इसको आप न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेट कर पा रहे हो कि न्यू क्रिटिसिज्म में भी वो यही सब बातें कर रहे थे। इफ यू नो अबाउट न्यू क्रिटिसिज्म तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, एंड वील कम टू दैट इन अ बिट। नाउ what did I say? Yeah, कि एक पोएट की पर्सनल लाइफ इज नॉट द की टू अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, राइट, दिस इज व्हाट ही सेज। मेनी रीडर्स, जो बहुत सारे रीडर्स होते हैं, वो पोएम्स को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं पोएट की बायोग्राफी पढ़ के, है ना। दे सर्च फॉर पर्सनल एक्सपीरियंसेस हर लाइन के पीछे, कि इससे ये मतलब था, उसके लाइफ में ऐसे हुआ था इसलिए उसने ये लाइन लिखी। एलियट कहते हैं कि ये जो अप्रोच है ना, ये बहुत बहुत लिमिटेड है, कि एक पोएम का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ पोएम के अंदर आपको ढूंढना चाहिए, उसी के अंदर आपको मिलना चाहिए, दैट द मीनिंग ऑफ अ पोएम शुड बी फाउंड विद इन द पोएम इटसेल्फ। ये जो आइडिया है, दिस लेटर इन्फ्लुएंस न्यू क्रिटिसिज्म एंड मॉडर्न लिटरेरी एनालिसिस। ओके, सो लाइक आई जस्ट टोल्ड यू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। नाउ इस वाले पॉइंट पर एलियट जो है वो डायरेक्टली रोमांटिक थ्योरीज ऑफ पोएट्री जो थी ना, उनको चैलेंज करते हैं। और उनका एक जो मेन टारगेट है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, वन ऑफ हिज मेजर टारगेट्स इज विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने फेमसली पोएट्री को कैसे डिफाइन किया था, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, रिमेंबर दैट, है ना। एंड ये जो डेफिनेशन था ना, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल हो गया था, बट एलियट इस वाली डेफिनेशन को रिजेक्ट करते हैं। वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो पोएट्री है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक लेटर जब आप काम स्टेट में थे और आप जब सारे अपने इमोशंस को याद कर रहे हो, दैट इज नॉट व्हाट पोएट्री इज, एंड दैट इज व्हाट वर्ड्सवर्थ हैड सेड, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, है ना। जब आप शांत हो, जब आप ट्रैंक्विल वाले स्टेट में हो, तब आपके जो भी इमोशंस हैं आप उनके बारे में सोच रहे हो और उनको रिकलेक्ट कर रहे हो। तो ही सेइंग ऐसा नहीं होता है, पोएट्री इज नॉट सिंपली दैट। ओके, पोएटिक क्रिएशन बहुत ज्यादा इससे कॉम्प्लेक्स होता है। ही बिलीव्स दैट पोएट्री क्रिएशन इज फार मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस। It involves the combination of countless impressions of emotions and experiences. और ये this process, you know, it cannot be reduced to भैया बाद में सिर्फ एक recollect कर रहे हैं, तो you cannot reduce this complex process to simply that, okay, to this simple act of recollection. That is what he says, okay. And now we come to one of Eliot's most famous statements, and he writes that poetry is not a turning loose of emotions. Okay, it's not a release of emotion but an escape from emotion. Okay, that is what he says. Poetry is not a turning loose of emotion but an escape from emotion. That it is not the expression of personality but an escape from personality. इसको याद रखिएगा, यहाँ पे कोटेशन मार्क लगाना रह गया मेरे से, but then yeah, this is what he says, that this is actually a quotation from there. Now what does it mean? Now Eliot does not mean कि poet जो है वो उनके पास emotions नहीं होते. He is not saying that poets lack emotions. He does not mean that poets have no personality. वो ये भी नहीं बोल रहे हैं. Instead he means कि जो great poetry है ना, it transcends personal emotions. Okay, great poetry, it transforms individual experience into something universal. Okay, that great poetry transcends personal emotions. Great poet, जो poet है वो individual experience को कुछ यूनिवर्सल सी चीजों में इट कन्वर्ट्स, इट ट्रांसफॉर्म्स इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इनटू समथिंग यूनिवर्सल। ओके, जो फोकस है वो सेल्फ से शिफ्ट होके आर्टिस्टिक क्रिएशन पर चला जाता है, एंड दैट इज व्हाई जो पोएट्री है इट बिकम्स एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। ओके, द
the emphasis remains on artistic creation rather than the self. Fine, the focus shifts from the self to the artistic creation. Okay, and that is why he said कि जो poetry है, it becomes an escape from personality. Okay, now Eliot believes कि जो emotion, the emotion जो that is present in a poem, that is often very different from the emotion experienced in real life. ठीक है, वो बहुत अलग होता है जो poetry के अंदर emotion present होता है. It's often very different from the emotion जो कि आप real life में experience करते हो. A person may experience a simple emotion, but when that emotion enters poetry, जब वो emotion poetry में enter करता है तो वो बहुत सारे अलग अलग elements के साथ combine करता है, and as a result जो final artistic emotion होता है ना वो it's far more complex. Okay, और ये जो complexity है, this is what gives great poetry its power. एंड इसीलिए जो आर्टिस्टिक इमोशन है उसको आपको ऑर्डिनरी पर्सनल फीलिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. दिस इज व्हाई व्हाट ही सेज कि आर्टिस्टिक इमोशन शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद एवरीडे फीलिंग, विद ऑर्डिनरी पर्सनल फीलिंग. ठीक है, नाउ we come to the third part of the essay, and this is the final section of the essay. And यहाँ पर जो Eliot है, he is explaining the implications of his theory for literary criticism. Okay, and उनका जो main goal है, it's to change the focus of literary criticism. ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि जो critics हैं, they should pay less attention to poets as individuals, उसको वो कम attention pay करें, and they should pay more attention to poems as artistic objects. Again, one of the major tenets of new criticism है ना, and that is why you can see कि उनकी theories how they would influence new criticism later, right? तो जो एलियट है उनके हिसाब से रीडर्स को ना आप अलग अलग कैटेगरीज में, आप डिफरेंट कैटेगरीज में आप उनको डिवाइड कर सकते हो. तो जो कुछ रीडर्स हैं वो सिर्फ जो सिंसियर पर्सनल इमोशंस होते हैं ना उनको अप्रिशिएट करते हैं. ठीक है, ही सेज कि कुछ रीडर्स हैं दे ओनली फोकस मेनली ऑन इमोशनल सिंसियरिटी, वो उसको अप्रिशिएट करते हैं कि यू नो दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन इमोशनल एक्सप्रेशन. ठीक है, देन देयर वुड बी अदर रीडर्स जो कि टेक्निकल फीचर्स पे फोकस करेंगे, जैसे स्टाइल पे, राइम पे एंड स्ट्रक्चर्स पे. तो देयर दैट इज द सेकंड कैटेगरी कि दे वुड फोकस ऑन टेक्निकल फीचर्स. पर ही सेज कि जो बेस्ट क्रिटिक्स होंगे ना दे वुड गो बियॉन्ड बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस, वो इससे भी आगे जाएंगे बियॉन्ड बोथ दीज अप्रोचेस. The best kind of critics, he says, कि they recognize the artistic emotion contained within the poem itself. पोएम के अंदर जो आर्टिस्टिक इमोशन है, ओके, दे मूव बियॉन्ड बोथ अप्रोचेस, दे रिकॉग्नाइज द आर्टिस्टिक इमोशन contained within the work itself. Okay, they understand कि ये जो पोएम है ना, they understand this poem as an independent work of art, and this what he says, as an Eliot says, that this is the ideal form of criticism. Right now, very briefly, yeah, just a moment. Yeah, so this is what I just told you, right? That they avoid reducing literature to personal biography and their attention remains on the poem itself. That is the ideal kind of critic. Okay, yeah, now moving to the significance of the essay part. So why is this essay important? See, first it redefined the concept of tradition, है ना. सबसे पहले तो यही किया उसने कि redefine किया ट्रेडिशन के कॉन्सेप्ट को. एलियट ने क्या दिखाया कि जो ट्रेडिशन है उसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली इमिटेट कर रहे हो. ओके, ट्रेडिशन का मतलब है कि आप लिटरेरी हिस्ट्री के साथ एक्टिवली एंगेज कर रहे हो. ओके, सेकंड, ये जो एसे है इसने रोमांटिक आइडियाज जो थे सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में उनको चैलेंज किया. एलियट ही शिफ्टेड अटेंशन अवे फ्रॉम द पर्सनल इमोशन एंड ही शिफ्टेड अटेंशन टुवर्ड्स आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर, है ना. He challenged that romantic idea and he shifted attention towards artistic structure, right? And third, this essay, this influenced modern literary criticism. That is what he did. Okay, तो जो बाद के काफी सारे critics आए ना, they adopted जो एलियट का emphasis था on close textual analysis, they adapted that. Okay, they adopted that. So Eliot, in that sense, this particular essay encouraged close textual analysis. Fine. And fourth, this essay established the idea that जो literature है, it forms a continuous cultural tradition connecting the past and the present. And because of these contributions, this essay remains one of the foundational texts of literary theory. Fine. So again, that also that it influenced later critical movements like new criticism, something which I've already told you before as well. Fine. Now
ऑल्दो जो एलियट की आइडियाज थे दे बिकेम हाईली इन्फ्लुएंशियल, उनको क्रिटिसाइज भी किया गया था. फाइन. Some critics, they argue कि जो complete impersonality है, that is impossible. ठीक है, एक राइटर का बैकग्राउंड, कल्चर, जेंडर और पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते ही हैं उनके वर्क को, एंड दिस इज अ व्यू दैट आई ऑल्सो टेंड टू अग्री विद, लाइक आई होल हार्टेडली अग्री विद दिस पर्टिकुलर व्यू. बट देन देर आर सर्टन क्रिटिक्स ऑल्सो हु बिलीव के जो एलियट थे उन्होंने जो इमोशन का इंपॉर्टेंस होता है ना पोइट्री में, उसको अंडर एस्टिमेट किया. ठीक है. Many modern critics argue कि personal identity जो है it plays a significant role in literary creation. Nevertheless, even those who disagree with Eliot, they do acknowledge the importance of his arguments. Okay, and his essay it actually continues to shape literary discussions even more than a century later after century after its publication. So, just to very very quickly revise the main points, Eliot argues कि जो tradition है is not an imitation but it's a deep awareness of literary history, and this awareness is expressed through historical sense that past and present exist in a dynamic relationship. Poetry जो है is not direct self expression but it is artistic transformation, है ना. और जो poet है वो एक catalyst की तरह act करता है rather than as a confessional figure. और लिटरेरी क्रिटिसिज्म का काम क्या है कि वो आर्टिस्टिक अचीवमेंट पे फोकस करे, उस वर्क का जो आर्टिस्टिक अचीवमेंट है उस पर फोकस करना चाहिए. एंड दीज आइडियाज टुगेदर दे मेक ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, दिस पर्टिकुलर essay, one of the foundational essays of modern literary criticism, right? So this is about this particular essay. It's a very very important essay from the exam point of view as well, so do not even skip this and understand this. It's not really difficult. Again, आपको एक बारी में ना समझ आए, just go through the video again and try to understand this, and in case you have any doubts, feel free to comment and I'll make sure to respond to that. If you like this particular video, then make sure to give it a thumbs up, like the video, comment below if you have any doubts, if you have any questions or any suggestions for that matter. And in case you have already not subscribed to the channel, do subscribe and press the bell icon so you always get notified whenever I upload a new video. With this, we come to the end of this particular video and we'll meet very soon in the next one. Goodbye and take care.